वेलकम बैक टू विज्ञानालय। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट सेज that whenever a body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. और हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं that to every action there is an equal and opposite reaction. ये आसान लगा ना? तो देखो, हम ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है कि जब भी कोई एक्शन होगा, मतलब सपोज टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ने कोई भी एक्शन किया, कोई भी फोर्स लगाया, कुछ भी काम किया, तो उसका बिल्कुल इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में साइड में फिगर में देख रहे हो, लाइक हमने गन चलाई है तो आगे की तरफ बुलेट जाती है और हमारा हाथ थोड़ा पीछे की तरफ झटका लगता है ना हाथ पे, क्योंकि वो गन को झटका लगता है, तो एक अपोजिट रिएक्शन हो रहा है वहां पे। सेम वे अ मैन इज देयर, वो बोट से उतर रहा है तो बोट पीछे की तरफ जाती है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो फिलहाल थर्ड लॉ क्या है, यही कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्या है, व्हेन वन बॉडी इन्फ्लुएंसेस अनदर बॉडी by applying force, we say that the first body is interacting with the second body. अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दो या फिर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, है ना? तो when one body influences another body, अब एक बॉडी ने फोर्स लगाया और उसकी वजह से दूसरी बॉडी में कुछ चेंज हुआ, तो यानी कि इट इन्फ्लुएंसेस अनदर बॉडी ना। सो वी से दैट द फर्स्ट बॉडी इज इंटरैक्टिंग विद द सेकेंड बॉडी। तो हम बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन हो रहा है। एक ने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से दूसरे में कुछ चेंज हुआ, फिर उसने भी उसका रिप्लाई किया। सो दैट मीन्स दे बोथ आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। नाउ इन एनी इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेज। अब जब भी कभी दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होगा तो हमेशा टू फोर्सेज होंगे, एक होगा एक्शन और दूसरा होगा रिएक्शन। और यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे फिगर में है, एक लड़का है, वो बैल को खींच रहा है ना? अब पता नहीं भाई वो बैल को खींच रहा है या बैल उसे खींच रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहे हैं यहाँ पे। बट बिकॉज दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक आपका ये जो लड़का है और दूसरा ये बुल हो गया, सो दे बोथ आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। सो एक एक्शन कर रहा है और दूसरा उसका रिएक्शन दे रहा है। सेम वही कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो, हमने बोल दिया कि हर एक्शन के लिए रिएक्शन होता है, तो ये तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने में समझ में आ रहा है। बट इफ वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, हमें मतलब ये पूरा प्रूफ करना है कि ठीक है, रिएक्शन तो होता है लेकिन वो बिल्कुल इक्वल होता है। जितना एक्शन है, जितना अमाउंट एक्शन का है, उतना ही अमाउंट रिएक्शन का भी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सी, उसके लिए वी हैव एन एक्सपेरिमेंट, और मोस्टली यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें हमें डिजिट्स दिख जाती हैं क्लियरली, तो उससे पता चल जाता है अरे हाँ ये तो इक्वल फोर्स लग रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेस। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। हमने देखो, आप फिगर में हमने ए स्प्रिंग बैलेंस लिया एंड देन द बी स्प्रिंग बैलेंस, और इस तरीके से उनको हमने अटैच कर दिया एक दूसरे से। नाउ व्हेन वी पुल द बैलेंस ए, हम ए बैलेंस को जब खींच रहे हैं तो हमने एक पर्टिकुलर लेवल तक खींचा, हमने उसे 4 न्यूटन पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, हमने देखा कि जो बी वाला स्प्रिंग बैलेंस है ना, उसको दीवार भी तो अपनी तरफ खींच रही है ना। यही हम इसमें शो कर रहे हैं कि हमने इधर से ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वेस्ट में भी अपोजिट और इक्वल फोर्स लग रहा है। तो देखो आप, बी वाले बैलेंस में भी वो 4 न्यूटन ही मूव कर रहा है, सिर्फ 4 न्यूटन तक। सो इट मीन्स व्हेन वी पुल द बैलेंस ए, इट exerts a force of 4 Newton on the balance B. The balance B pulls the balance A with an equal force of 4 Newton, but in opposite direction. It means when balance A exerts a force of action on balance B, then balance B exerts an equal and opposite force of reaction on balance A. Here the action force is acting towards east and the reaction force is acting towards west. दोनों opposite direction में होते हैं। Now see some examples to illustrate Newton's third law of motion. अभी हमने प्रूव कर दिया वहां पे कि वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। अब एवरीडे लाइफ से वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स, तो वहां देखते हैं कि कैसे हम रोज मर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं इसको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है,
सी अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम वॉक करते हैं, आप सोचो जब कभी पैर में चोट लग जाती है ना, सपोज प्लास्टर बन गया है, तो क्या हम बहुत आसानी से चल पाते हैं? हम उछल उछल के चलते हैं ना, क्यों? सी फोर्स ऑन द ग्राउंड, आगे बढ़ने के लिए हमें एक पैर को पहले ग्राउंड पे जोर से थोड़ा दबाना होता है ना, दबाते हैं तो ग्राउंड हमें एक जर्क देता है और उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, नाउ क्या हुआ, तो फोर्स ऑन ग्राउंड, जो पैर हमने फर्श पे रखा है या जहां पे भी हम चल रहे हैं सड़क पे, सो दैट इज फोर्स ऑफ आवर लेग ऑन द ग्राउंड, सो दैट इज एक्शन। अब ग्राउंड भी तो उसका अपोजिट रिएक्शन करेगा, सो दैट इज फोर्स ऑन फुट, दैट इज रिएक्शन। जो ग्राउंड ने फुट पे फोर्स लगाया वो हमारा रिएक्शन हो गया। अब है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस और स्लिपरी ग्राउंड, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज लेस एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स इजीली। अब अगर जहां पे ये आदमी चल रहा था उधर हमने नीचे बर्फ ही बर्फ कर दिया पूरा, ठीक है, या साबुन का पानी कर दिया, तो हमारा जो पैर है वो ग्राउंड पे फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाएगा ना, बहुत ज्यादा वो रख ही नहीं पाएगा, वो फिसलेगा ही, तो अगला वाला पैर हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? सो देयरफॉर वी स्लिप, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो हमारा जो लेग है वो एक्शन ही प्रॉपर नहीं कर पाता, तो एक्शन नहीं होगा प्रॉपर तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, वी नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमने अभी तक देख लिया कि वो दोनों इक्वल होता है, बट डू दे प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन ऑल्सो? मतलब सब उन दोनों में ही कोई ना कोई मूवमेंट होता है ना, बिना मूवमेंट के तो एक्शन रिएक्शन होगा ही नहीं, सो मूवमेंट हो रहा है दोनों ही केसेस में। तो आप बताओ, जो मूवमेंट होगा तो जितना एक्सेलरेशन एक्शन ने किया, क्या उतना ही रिएक्शन भी करेगा हमेशा? थिंक, सी एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है? मास पे डिपेंड करता है ना। अब लेस मास है तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, और अगर लार्ज मास है तो लेस एक्सेलरेशन होगी। अभी हम इसको आगे देखते हैं कैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बस एक छोटा सा यहाँ पे है कि गन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। तो गन है, गन बहुत बड़ी होती है, उसमें से बुलेट निकल के आगे गई है ना, तो बुलेट जो आगे गई दैट इज एक्शन, और उसने जो अपोजिट रिएक्शन दिया वो गन पे दिया। तो क्योंकि बुलेट बहुत हल्की थी तो वो तो बहुत तेजी से आगे गई, उसका एक्सेलरेशन बहुत हाई हुआ, लेकिन गन तो बहुत हल्की सी हिलती है ना पीछे की तरफ, क्योंकि गन हैवी है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हुआ। इट मीन्स कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। देखो नाउ वही नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी जो बताया आपको, रिकॉइलिंग ऑफ द गन, ठीक है। अब गन से जब शूट किया तो फोर्स ऑन बुलेट, जो बुलेट पे फोर्स लगा दैट इज एक्शन, और उसका जो बैकवर्ड रिएक्शन हुआ वो गन पे हुआ, उसी की वजह से हमारे हाथ में भी झटका लगता है पीछे। नाउ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, फोर्स ऑन बुलेट एक्शन हो गया, एंड फोर्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। बुलेट लाइट वेट है तो वेरी हाई एक्सेलरेशन, गन है हैवी है तो लो एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लाइंग जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, ठीक है। अब रॉकेट के केस में भी कभी देखा है ना हमने न्यूज वगैरह में, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, चंद्रयान हुआ था, मंगलयान हुआ था, है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि व्हेन इट लॉन्चेस, नीचे से बहुत तेजी से गैसेस निकलती है ना, हॉट गैसेस, पूरा धुआं धुआं आग जैसा लगता है वहां पे देखने में। सो व्हाई दिस हैपेंस, सी जो रॉकेट के अंदर इंजन होता है ना, तो वो क्या करता है, वो जब उसमें जब फ्यूल जलता है अंदर, तो इसमें कोई इसमें ऐसे उड़ाना है भाई हमें और आसमान के मतलब पार पहुंचाना है, तो कार के जैसा फ्यूल तो यूज नहीं करेंगे, है ना। तो जो फ्यूल यूज होता है उससे बहुत ज्यादा हाई रेट पे कंबशन होता है अंदर, जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विद वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से भी निकलती हैं वो पीछे, सो दैट इज एक्शन। अब क्योंकि वो गैसेस निकल रही हैं बहुत हाई स्पीड में, तो दे प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑल्सो ऑन द रॉकेट, ठीक है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। सो फोर्स ऑन गैस इज एक्शन एंड फोर्स ऑन रॉकेट दैट इज रिएक्शन। सेम वे बलून में होता है, अगर बलून को हम ऐसे सीधा उड़ाएं तो उसमें से हवा निकलती है, बलून बहुत हल्का सा है जो छोटा जिससे हम खेलते हैं, तो हवा निकलते हुए ऐसे दिखेगी नहीं बिकॉज इट इज कलरलेस, और बट लेकिन हम उसको भी इस एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं, लाइक हमने बलून को हवा भर के ऐसे ही छोड़ा तो वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है ना, और एयर निकलती है क्योंकि उसके अपोजिट में, तो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम फिनोमेना।
नाउ सेम होता है हमारा जेट एरोप्लेन्स में। जेट एरोप्लेन्स बहुत हाई स्पीड से रन करते हैं, उनमें भी सेम इंजन होता है दैट एक्सर्ट्स बैकवर्ड फोर्सेस ऑन द गैसेस, तो वो हमारा एक्शन हो गया ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। और जो बैकवर्ड रशिंग ऑफ गैसेस है दैट एक्सर्ट्स फॉरवर्ड पुश ऑन रॉकेट, दैट इज रिएक्शन। और यहाँ पे जेट प्लेन पे, सॉरी, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड पुश ऑन द जेट प्लेन, सो दैट इज अ रिएक्शन। Now see, the next example is the case of men stepping out of a boat. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? Here a boy is there, so he is stepping out of the boat. तो जब वो बाहर निकलता है तो दूसरा पैर जो है, जैसे सेम ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था तो यहाँ बोट पे भी एक्सर्ट करेगा, तो बोट पीछे की तरफ होगी ना, क्योंकि पानी है नीचे। सो पुशेस द बोट विद हिज फुट, दिस इज एक्शन, ये एक्शन हुआ। नाउ बोट भी इन टर्न गिव्स हिम अ फॉरवर्ड जर्क, सो दैट इज रिएक्शन। तो यहाँ पे सेम एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर वो बोट ऐसे पीछे नहीं जाएगी तो आपको एक जर्क नहीं लगेगा फॉरवर्ड ऊपर चढ़ने में, और आप इजीली चढ़ नहीं पाएंगे वहां से। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड फिगर द ओर होता है जिसे चप्पू कहते हैं, जिससे नाव चलाई जाती है ना, जो इसके पास एक लंबा सा डंडा है जिसे नाव ये चला रहा है। सो द ओर एक्सर्ट्स अ बैकवर्ड फोर्स ऑन वाटर। जब क्या होता है, जब इस चप्पू से क्या फायदा होता है कि ये वाटर को पीछे की तरफ धक्का देता है, यानी कि दिस ओर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन वाटर इन द रिवर, पीछे। So in turn, water exerts an equal and opposite forward push on the boat as reaction. Now same is with hose pipe used to douse the fire by a fireman. Fireman जो बड़े बड़े pipes use करते हैं उन्हें हम hose pipe कहते हैं, है ना। उसमें वो उसको ना बहुत टाइट पकड़ के रखते हैं, बहुत टाइट। ऐसा नहीं होता कि हम नॉर्मली जाके अरे लाओ हम भी बुझाने में हेल्प करते हैं, और हम ऐसे ही पकड़ लें तो पहली बार तो बहुत पीछे हो सकता है गिर भी जाए नीचे, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वाटर का दैट इज वेरी हाई, वो बहुत हाई प्रेशर से आगे पानी निकलता है। ठीक है, सो फॉरवर्ड पुश ऑफ वाटर दैट इज एक्शन। नाउ क्योंकि पानी बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, दिस इज एक्शन, सो इट विल ऑल्सो कॉज अ बैकवर्ड जर्क। So backward jerk by the flowing water, that is reaction. The fireman holds the hose pipe very tightly, और इसकी वजह से वो उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं। तभी तो होता है जैसे वो फायरमैन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो आपने देखा नहीं है उसको बड़ी आसानी, ऐसे ही थोड़ा ना चलता है जैसे हम रोड पे नॉर्मली चल रहे होते हैं। वो ऐसा लगता है ना कि उस पाइप को काफी मेहनत से खींच रहा है आगे की तरफ। सो दिस इज द रीजन। नाउ कम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमने अभी तक मोमेंटम के बारे में काफी कुछ पढ़ा। अब है कि जो भी मोमेंटम होता है ना वो उतना ही रहता है। जैसे हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व्ड रहती है। तो सेम इज विद लॉ और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर, their total momentum remains constant unless an external force is applied. Therefore, momentum can neither be created nor destroyed. अगर दो चीजें आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं तो इंटरैक्शन से पहले जितना मोमेंटम था और इंटरैक्शन के बाद जितना मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा, जब तक कोई बाहर से दूसरी चीज उन्हें आकर इंटरप्ट नहीं करती। ठीक है, कैसे, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। It means that if a body gains momentum, then some other body must lose an equal amount of momentum. इसका मतलब हुआ कि जो दो बॉडी इंटरैक्ट कर रही थी उनमें से किसी एक ने लूज किया थोड़ा सा मोमेंटम, तो क्योंकि हमें इक्वल रखना है शुरू में भी और बाद में भी, तो इसका मतलब दूसरे वाले ने कुछ लूज किया होगा मोमेंटम। So it is never created nor destroyed and can only be transferred from one to another object. An example to show law of conservation of momentum is here. See, suppose there are two objects A and B. Both objects collide with each other. दो objects हैं with the mass m1 and m2. येलो वाले का m1 and blue is m2. इन दोनों के बीच में collision होता है. Collision is टकराना. ठीक है, अभी उससे पहले जब कोलाइड नहीं कर रहे थे, चल रहे थे नॉर्मली ऐसे ही, तो येलो वाले की जो वेलोसिटी थी दैट वाज u1 इनिशियल वेलोसिटी, एंड ब्लू वाले की इनिशियल वेलोसिटी वाज u2। तो अगर हमने आफ्टर कोलिजन देखा तो दोनों की वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगी ना, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमने देखा आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि जो वेलोसिटी थी m1 मास की दैट बिकम्स v1 और m2 मास की दैट बिकम्स v2। ठीक है, लेकिन अब हम आगे देखते हैं इसी को कि
कंजर्वेशन कैसे हुआ है यहाँ पे मोमेंटम का, राइट। सी, अब दोबारा से इस फिगर को देखिए, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमें ये शो करना है कि यहाँ पे कोलिजन के पहले और बाद में जो मोमेंटम है वो बिल्कुल इक्वल है। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट। तो बिफोर कोलिजन होगा एक तो, और एक आफ्टर कोलिजन होगा, मतलब टकराने से पहले कितना फोर्स लग रहा था, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे थे, और उसके बाद आफ्टर कोलिजन कितना लगा रहे थे, ठीक है। सो हम फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 लेते हैं। सो मास है m1 और यहाँ पे एक्सिलरेशन हम स्टार्टिंग वाला एक्सिलरेशन a1 ले लेते हैं, और जो आफ्टर कोलिजन होगा दैट वुड बी a2। सो हमने यहाँ पे लिया मास इज इक्वल टू m1 एंड एक्सिलरेशन इज इक्वल टू a1, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। सो मास इनटू एक्सिलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। सो इट इज m1 v1 माइनस u1, क्योंकि v1 फाइनल वेलोसिटी है और u1 इनिशियल वेलोसिटी है। सो v1 माइनस u1 अपॉन t। क्योंकि ये कैसे हुआ, देखो जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो येलो वाले ऑब्जेक्ट की जो पहले वेलोसिटी थी दैट वाज u1 और बाद में कितनी हो गई v1। तो हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट का निकाला है ना अभी, ऐसे हम सेकेंड ऑब्जेक्ट का निकाल लेंगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी सेम ऐसे ही आएगा, वो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप निकाल सकते हो उसको, अभी आगे हम यहाँ पे यूज करेंगे उसे। सो दैट वुड बी m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। सेम वे में वो भी निकल जाएगा ऐसे ही। सो अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें मालूम है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the other object also exerts an equal and opposite force on the first object। मतलब वही कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे किया कि जो ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जितना फोर्स लग रहा है दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स exerted by object B, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट बी। सो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल लिख सकते हैं, जो अभी निकाला हमने वही m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब कैंसिल हो जाएंगे t दोनों तरफ। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इट वुड कम m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो हो गया आपका द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है ना। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 जो बिफोर कोलिजन था। तो इससे पता चल गया हमें कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो दस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो हमने देखा है यहाँ पे कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, मीन्स कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जैसे कि एनर्जी होती है। अब देखो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। द न्यूमेरिकल इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 किलोग्राम। हमारे पास एक गन है जो कि 5 किलोग्राम की है और उससे एक बुलेट को फायर किया गया एंड द मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, ठीक है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 250 मीटर पर सेकेंड और जिस वेलोसिटी से वो बुलेट गई है उसकी स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड, तो आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ना अभी कि इस प्रोसेस में गन भी पीछे को एक जर्क लगता है गन पे भी। सो वो किस वेलोसिटी से वो पीछे हो रही है वो वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो सेम वही अभी जैसा हमने पीछे एग्जाम्पल में किया कि पहले तो हम बिफोर फायरिंग हम दोनों का मोमेंटम निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे दोनों पे कितना लग रहा है, एंड देन सेम वे हम निकाल लेंगे आफ्टर द फायरिंग, है ना, और उन दोनों को इक्वल रख देंगे। देन वील फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। लेट्स सी कैसे। हमने यहाँ पे लिया मास ऑफ द बुलेट mb, बुलेट है ना तो mb ले लिया और गन का होगा तो mg लेंगे उसको, ठीक है। सो मास ऑफ द बुलेट mb इज इक्वल टू 10 ग्राम, इट इज गिवन हियर। लेकिन आगे गन का जो है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो हम बेटर है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, करना ही पड़ेगा। सो इट इज 0.01 किलोग्राम। नाउ मास ऑफ द गन mg इज इक्वल टू 5 किलोग्राम दिया है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट vb इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज vg निकालना है।
सो हमें पता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम इसमें क्या होगा जब वो रेस्ट में है ना, तो वेलोसिटी जीरो होगी ना दोनों की ही, दैट वुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। जितना मोमेंटम पहले था बिफोर फायरिंग उतना ही मोमेंटम आफ्टर फायरिंग रहेगा। तो हम इन दोनों के मोमेंटम निकाल के उन दोनों को इक्वल रख देते हैं। सो हमने किया इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखिए एम बी इंटू जीरो, यानी कि एम बी क्या है, मास ऑफ द बुलेट, और एक्स उसमें वेलोसिटी कितनी लग रही है, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो रेस्ट में है, सो इंटू जीरो प्लस एम जी इंटू जीरो, गन का मास और गन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो है, सो इट इज जीरो। नाउ एम बी इंटू वी बी प्लस एम जी इंटू वी जी, जो आफ्टर फायरिंग वाला जो हम मोमेंटम की बात करें, सो दैट वुड बी एम बी इंटू वी बी, है ना। मास ऑफ द बुलेट तो सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, सो दैट वुड बी वी बी एंड एम जी इंटू वी जी। अब हमने इसमें व्हेन वी पुट द वैल्यूज, सो इट वुड बी माइनस 0.01 इंटू 250 प्लस 5 इंटू वी जी, एंड देन वी जी आपका आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर आप इसमें माइनस नहीं भी लगाओगे यहाँ पे तब भी चलेगा, और बट माइनस साइन लगाना है, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। जो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है आपका, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे बुलेट तो सामने की तरफ फायर हुई है लेकिन वेलोसिटी उसके अगेंस्ट हो रही है, पीछे। अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन बोला ना हमने, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है उसमें। सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसी के बेसिस पे और क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते वाले क्वेश्चंस, थोड़ा सा सोचना होगा बस। एंड कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है कि कोई ग्राम या किलोग्राम में दिया है तो एक जैसे होने चाहिए, तो आप कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम लगे आपको, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, एक बहुत वंडरफुल सा एग्जाम्पल है यही जो अभी तक हमने पढ़ा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी तक तो हमने इसमें जो फिगर्स बनी थी उसके बेसिस पे देखा, अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स क्रेडल, आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको न्यूटन्स क्रेडल बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, बहुत थिन नायलॉन के थ्रेड्स हैं, ये आप देख रहे हो, और नीचे मेटालिक बॉल्स हैं, हेवी बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, मैंने एक बॉल को हाथ में लिया एंड आई रिलीज इट, तो देखो क्या हो रहा है, दूसरे कॉर्नर पे जो दूसरी बॉल है वो भी इक्वल अमाउंट में ही हिल रही है ना, जितना इधर वाली बॉल है जो लेफ्ट में है। एक बार फिर करके देखते हैं, देखो मैंने इसको खींचा और ये रिलीज किया, तब भी आप देख रहे हो जो लास्ट वाली बॉल है वही सेम दोबारा उसको हिट कर रही है। इट शोज व्हाट, इट शोज कि जो मोमेंटम है वो आपका फर्स्ट बॉल से बाकी सारी बॉल्स में ट्रांसफर हुआ। अब देखो सेम सेकेंड, 2 बॉल्स ली हमने तो दो सेम ऐसे ही हो रहा है। इसका मतलब होता है या तो हम एक बॉल रिलीज करें या 2 करें तो मोमेंटम शिफ्ट होता जाता है ना, पास होता जाता है। और क्योंकि लास्ट वाली बॉल के साइड में कोई और बॉल नहीं है तो वो पूरा आगे तक चली जाती है और सेम अमाउंट में रिएक्ट करती है वापस, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है। अब ये देखिए, ये 3 बॉल्स के साथ, है ना, सो इधर से 3 गई, फिर वहाँ पे भी 3 ही होके वापस आ रही हैं वो। सो इट वॉज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे, कि पहले हमने देखा रेस्ट में है सब, ठीक है, इनिशियली, तो जब जो मोमेंटम था और जब हमने उसको दोबारा से हिट किया, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली इसको भी वापस, तो हम विल फाइंड दैट जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। और सिंपल सी बात है ना, एक बॉल को हिट किया तो उसने मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया ना आगे तक, ऐसा तो नहीं हुआ कि वहीं पे वो हिट करके खत्म हो गया, उसने शिफ्ट किया और लास्ट बॉल तक वो कंजर्व्ड रहा। लास्ट बॉल ने भी फिर इक्वल ही रिएक्शन दिखाया उसका। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वी कॉल इट न्यूटन्स क्रेडल, और इसके थ्रू हमने देखा अभी कि to each and every action there is an equal and opposite reaction and law of conservation of momentum also. So अगर आपको अच्छे से मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया है, so फटाफट से लाइक कर दो इसको, शेयर इट, एंड कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।